हाँ, कामाक्षी सोलंकी, मनीषा खारवास, प्रिया, निशा बागड़ी, रवीना चौधरी, हीनल जोशी, दिव्या राठौर, मुस्कान, कोमल चौधरी, कोमल चौहान, मनीषा रेगर, कविता शर्मा। अब अपन स्टार्ट करते हैं। एक स्लाइड में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो स्लाइड में अपन करेंगे आज बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, मतलब जीवाणु कोशिका की संरचना। अपन क्या कर रहे हैं, जीवाणु कोशिका की परा संरचना की बात करेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। एक बार रोशन और रेखा चौधरी को एडमिट कर देते हैं। तो अपन किसकी बात करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो अपन देखते हैं, अति सूक्ष्म संरचना होने के कारण जीवाणुओं का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से एवं विभिन्न स्टेरिंग मेथड्स, अभिरंजन विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर जीवाणु कोशिका एक प्रारूपी प्रोकैरियोट संरचना प्रदर्शित करती है। तो पादप कोशिकाओं, एक में पादप कोशिकाओं के समान ही जीवाणु कोशिका भी एक कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली एवं जीव द्रव्य से मिलकर निर्मित होती है। इनके अतिरिक्त कुछ और संरचनाएं भी पाई जाती है, जैसे कि स्लाइम लेयर या संपुटिका, कैप्सूल, कशाभिकाएं, फ्लैजिला, पाइलाई इत्यादि। तो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स, केंद्रक पदार्थ, प्लाज्मिड एवं अन्य संग्रहित पदार्थ पाए जाते हैं। इसी प्रकार स्लाइम लेयर अवपंक परत या संपुटिका कोशिका भित्ति के बाहर एक अतिरिक्त आवरण के रूप में पाई जाती है और जीवाणु कोशिका की प्रमुख संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है। तो पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर और ग्लाइकोकैलिक्स, संपुटिका या अवपंक परत। तो कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के बाहर जलीय बहुल पदार्थ का एक म्यूसिलेज आवरण पाया जाता है। इसे स्लाइम लेयर और कैप्सूल कहते हैं। इसे अवपंक परत या संपुटिका कहते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यदि यह परत नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की होती है तो इसे कैप्सूल कहते हैं। लेकिन यदि इस परत में पॉलीसैकेराइड्स हो तो यह स्लाइम परत कहलाती है, क्योंकि यह पदार्थ शयान प्रकृति के होते हैं, विस्कस होते हैं। अतः इस परत को ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। तो परजीवी जीवाणुओं में मुख्यतः कैप्सूल पाए जाते हैं, जो इनकी कोशिका भित्ति को लाइसोसोम द्वारा पाचन से बचाते हैं। तो कैप्सूल का रासायनिक संगठन अलग अलग जीवाणुओं में भिन्न होता है। कुछ जीवाणुओं जैसे जंतुमोनास एवं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूटेंस में कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का बना होता है, जिसमें ग्लूकोज के अलावा अमीनो सुगर, रैबनोज, गैलेक्टोनिक एसिड, विभिन्न शर्कराओं के यूरेनिक एसिड तथा पाइरुवेट एवं एसीटेट होते हैं। इसी प्रकार बैसिलस सबटिलस में यह मतलब कैप्सूल पॉलीपेप्टाइड मुख्यतया पॉलीग्लूटामिक एसिड द्वारा बना होता है। तो वह कैप्सूल जिसे साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाना संभव हो उसे मैक्रो कैप्सूल कहते हैं, जबकि वह कैप्सूल इसकी पहचान केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन के द्वारा ही स्थापित होती है, उसे माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, जीवाणु कोशिका की परासंरचना, और इसमें अपन देखते हैं दिस इज द
bacterial cell showing the flagella and the capsule and the cell wall, pili, chromatophore, cytoplasm, ribosomes. तो अपन वन करेंगे तो प्राय जीवाणु कोशिका के बाहर कैप्सूल का निर्माण करने वाला पदार्थ अवपंक या स्लाइम के रूप में स्रावित होता है एवं यह जल में घुलनशील होता है। यह अवपंक पदार्थ कोशिका भित्ति से दृढ़ता पूर्वक न जुड़कर शिथिलता पूर्वक संलग्न रहता है, तो इसकी परत को स्लाइम लेयर कहते हैं। कभी कभी विभिन्न जीवाणु कोशिकाओं की स्लाइम लेयर्स यदि एक दूसरे के संपर्क में हो तो जुड़ जाती है या चिपक जाती है और एक विशिष्ट अवस्था के रूप में परिलक्षित होती है। इसे जूगलिया अवस्था कहते हैं। Now we will study about the functions of the slime layer. स्लाइम लेयर के कार्य क्या क्या है, तो ये अपन स्लाइड में देखते हैं। What are the functions of the slime layer? स्लाइम परत के कार्य। तो स्लाइम लेयर की सहायता से जीवाणु विभिन्न आधार स्तरों सबस्ट्रेटों जैसे चट्टानों, पौधों की जड़ों व कोशिका की सतह पर चिपक सकते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में स्लाइम लेयर अवपंक परत द्वारा पोषण प्राप्त होता है। तो स्लाइम परत या कैप्सूल में उपस्थित जल जीवाणु कोशिका को अस्थायी शुष्कता से बचाता है। इसी प्रकार रोगकारी पैथोजेनिक जीवाणुओं की उग्रता कैप्सूल की उपस्थिति के कारण संभव होती है। अब अपन बात करते हैं व्हाट आर द सरफेस एपेंडेजेस इन बैक्टीरिया। सतही उपांग के बारे में पहला है कशाभिकाएं। कशाभिकाएं को क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। तो कशाभिका पतली रोमिल एवं कुंडलित हेलिकल आकृति की संरचनाएं होती हैं जो कि कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह से बाहर निकली होती है। कशाभिकाएं उग्र या रोगजनक पैथोजेनिक जीवाणुओं एवं जलीय जीवाणुओं में पाई जाती है और यह एक कुंडलित तंतु की चाबुक के समान प्रोटोप्लाज्मीय संरचना है जिसकी मोटाई सभी और लगभग एक समान होती है। तो ये डायग्राम ये देख लो, मैं आपको बता रही हूँ। ये इसमें डायग्राम किसका दिख रहा है? ए ट्राइकस, बी है मोनोट्राइकस फ्लैजिला के है, एम्फीट्राइकस फ्लैजिला, लोफोट्राइकस फ्लैजिला और पेरिट्राइकस फ्लैजिला। तो जीवाणु कोशिकाओं पर कशाभिकाओं की स्थिति। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, कशाभिका का विन्यास। तो फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है ए ट्राइकस अशुक या ए ट्राइकस, दूसरा है ट्राइकस कशाभिका युक्त या ट्राइकस। तो ए ट्राइकस क्या है? इनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है, अतः ये अचल या गतिहीन होते हैं, जैसे कि अनेक कोकस जीवाणु एवं लैक्टोबैसिलस तथा पास्चुरेला। तो ये देख रहे हो, पैरों घुमा रही हूँ, ये है ए ट्राइकस या अशुक, मतलब इनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है। द फ्लैजिला आर एब्सेंट, सो दीज बैक्टीरिया in which the flagella are absent, they are non-motile. अब है सेकेंड कशाभिका युक्त या ट्राइकस। तो इस प्रकार के जीवाणुओं में कशाभिकाएं पाई जाती है, अतः ये गतिशील या सचल होते हैं। मतलब in these type of bacteria flagella are present and because of the presence of flagella these bacteria are motile. तो जीवाणु कोशिका की सतह पर कशाभिकाओं की संख्या एवं विन्यास इनकी लाक्षणिक विशेषता होती है जो इनके वर्गीकरण एवं पहचान में सहायक है। तो कोशिका सतह पर कशाभिकाओं के विन्यास के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, पोलर ध्रुवीय एवं नॉन पोलर अध्रुवीय। तो अपन बात करते हैं
पोलर फ्लैजिलेशन की ध्रुवीय कशाभिका विन्यास। तो इनमें कशाभिकाएं जीवाणु कोशिका के पोल्स ध्रुवों या अंतिम सिरों पर उपस्थित होती है और ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो है बेटा मोनोट्राइकस, एक कशाभिकी। ये देखो चित्र में है, डायग्राम में मोनोट्राइकस, नीचे है एम्फीट्राइकस। तो अपन एक कशाभिकी किसे कहते हैं? मोनोट्राइकस। तो इस प्रकार की जीवाणु कोशिका में एक कशाभिका ध्रुव या सिरे पर, मतलब मोनोट्राइकस की बात चल रही है, तो इस प्रकार की जीवाणु कोशिका में एक ध्रुव या सिरे पर एक ही कशाभिका पाई जाती है, जैसे कि विब्रियो कॉलेरी व स्यूडोमोनास सिट्राई। तो अपन ने देखा मोनोट्राइकस एक कशाभिकी, इस प्रकार की जीवाणु कोशिका में एक ध्रुव या सिरे पर केवल एक कशाभिका पाई जाती है। फिर है एम्फीट्राइकस उभय कशाभिकी, इसमें जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर एक एक कशाभिका पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट है सिफेलोट्राइकस। तो इस प्रकार के जीवाणुओं को शिरोपुच्छ कशाभिक भी कहते हैं। इनमें मतलब सिफेलोट्राइकस में इनमें जीवाणु कोशिका के किसी एक सिरे पर दो या दो से अधिक कशाभिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है, जैसे कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो अपन देख रहे हैं ये है सिफेलोट्राइकस में पढ़ा अपन ने, ठीक है। सिफेलोट्राइकस तो इसमें क्या होता है, इनमें जीवाणु कोशिका के किसी एक सिरे पर दो या दो से अधिक कशाभिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है, एक गुच्छा पाया जाता है। फिर बात करते हैं लोफोट्राइकस गुच्छ कशाभिकी। तो ऐसी जीवाणु कोशिकाओं में दोनों सिरों पर कशाभिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। नेक्स्ट है नॉन पोलर और पेरीट्राइकस, अध्रुवीय या परिकशाभिक। तो इस प्रकार की संरचना में जीवाणु कोशिका की संपूर्ण सतह पर कशाभिकाएं समान दूरी पर व्यवस्थित होती है, जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम। तो ये डायग्राम देखो, ये है लोफोट्राइकस और अभी मैंने बताया पेरीट्राइकस में क्या बताया, इस प्रकार की जीवाणु संरचना में जीवाणु कोशिका की संपूर्ण सतह पर कशाभिकाएं समान दूरी पर स्थित होती है। तो एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रिडियम। अब बात करते हैं अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम। व्हाट इज द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम? तो सामान्य कशाभिका एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की तुलना में 10 गुना अधिक लंबी होती है। विभिन्न जीवाणुओं में कशाभिका की लंबाई एवं व्यास अलग अलग होता है। तो प्राय कशाभिका की लंबाई 4 से 10 माइक्रोन एवं व्यास 120 एंगस्ट्रॉम डिग्री से 180 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है। तो विब्रियो समूह के जीवाणुओं में कशाभिका का व्यास 300 से 350 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ कशाभिका कोशिका झिल्ली द्वारा निर्मित आवरण से ढकी होती है एवं कोशिका भित्ति संरचना से प्रभावित होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा कशाभिका की परा संरचना का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जीवाणु कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के माइक्रोट्यूब्यूल के समान दिखाई देती है। मतलब जीवाणु कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के माइक्रोट्यूब्यूल के समान दिखाई देती है। ये फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की उप इकाइयों द्वारा बनी होती है। इन प्रोटीन उप इकाइयों का अणुभार 40,000 डाल्टन तथा व्यास 40 एंगस्ट्रॉम होता है। ये प्रोटीन अणु बेलनाकार अक्ष के चारों ओर कुंडलित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो एक कुंडलिका में 8 से 10
फ्लैजेलेंट अणु होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि फ्लैजिला की संरचना प्रोटीन उप इकाइयों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो प्रोटीन फ्लैजेलेंट का निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है तथा ये कशाभिका के खोखले भाग में से होकर कशाभिका के दूरस्थ सिरे पर एकत्र हो जाती है। अतः कशाभिका की वृद्धि आधारीय भाग की बजाय शीर्षस्थ सिरे पर होती है। तो कशाभिका के विभिन्न घटकों के निर्माण के लिए 12 जीन उत्तरदायी होते हैं। तो अपन इसमें क्या देख रहे हैं, कशाभिक की बाह्य संरचना और बी और सी है कशाभिक की परा संरचना। तो अपन को दिखाया है दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द हुक एंड द बेसल बॉडी। तो अपन स्टडी करते हैं कशाभिका की संरचना को 3 भागों में विभेदित किया गया है। ये है क्या क्या है, बेसल ग्रेन्यूल आधारीय कणिका हुक देखो, और एक है फिलामेंट और शेफ्ट। तो क्या देख रहे हैं अपन, दिस इज द बेसल बॉडी और बेसल ग्रेन्यूल। नेक्स्ट इज द डायग्राम में क्या दिख रहा है, हुक दिख रहा है, फिर फिलामेंट और शेफ्ट। तो इनके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसल ग्रेन्यूल मतलब कशाभिका की संरचना को 3 भागों में विभेदित किया जा सकता है। पहला है बेसल ग्रेन्यूल आधारीय कणिका। तो कशाभिका कोशिका द्रव्य के आंतरिक भाग में आधारीय कणिका से जुड़ी होती है जिससे ये ऊर्जा प्राप्त करती है। यह एक छोटी छड़ जैसी संरचना होती है तथा अनेक वलयों से घिरी होती है। यह छड़ जीवाणु कोशिका में अंतः स्थापित होती है और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में आधारीय कणिका दो जोड़ी वलयों की बनी होती है। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में एक जोड़ी वलय होती है। भीतरी वलय कोशिका भित्ति से संलग्न रहती है। तो आधारीय कणिका के निम्न कार्य हैं। पहला है कशाभिका के बहुलकों का पॉलीमर्स का संश्लेषण। दूसरा है कशाभिका की गतिविधियों का नियमन। सेकंड बात करते हैं हुक की। इसकी बात करते हैं हुक की, तो यह मुख्य तंतु को आधारीय भाग से जोड़ता है। हुक मुख्य तंतु को आधारीय भाग से जोड़ता है। इसकी उत्पत्ति कोशिका भित्ति से होती है। तथा ये तंतु के समकोण पर मुड़ जाता है। तो ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में हुक की लंबाई ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की तुलना में कम होती है। और हुक की प्रमुख विशेषताएं हैं कि हुक कशाभिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। हुक कशाभिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है और हुक की संरचना सूक्ष्म होती है और प्रत्येक जीवाणु में हुक की विशिष्ट एंटीजेनिक प्रकृति होती है और हुक रासायनिक कारकों के प्रति अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट है तंतु, फिलामेंट और शेफ्ट। तो फिलामेंट और शेफ्ट जीवाणु कोशिका की सतह पर उपस्थित एवं हुक से संलग्न नलिकाकार संरचना होती है। इसकी लंबाई, फिलामेंट और शेफ्ट की लंबाई 20 माइक्रोन होती है एवं व्यास 0.01 से 0.13 माइक्रोन तक होती है। तो फिलामेंट और शेफ्ट का निर्माण अंडाकार प्रोटीन उप इकाइयों के द्वारा होता है। मैम आपके आवाज नहीं आ रही। अब आइए मनीषा, आ रही है? नहीं बोलो, आ रही है? कौन बोल रहा, आवाज नहीं आ रही? फिर करेंगे। यस मैम। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है, बोल देना नहीं आए तो वापस कर लेते हैं उसको। रिकॉर्डिंग बाकायदा चल रही है ना। अच्छा, फिलामेंट और शेफ्ट तो जीवाणु कोशिका की सतह पर उपस्थित एवं हुक से संलग्न नलिकाकार संरचना होती है।
इसकी लंबाई 20 माइक्रोन एवं व्यास 0.01 से 0.13 माइक्रोन तक होती है और इसका निर्माण अंडाकार प्रोटीन उप इकाइयों के द्वारा होता है। प्रोटीन के संगठन में प्रोलीन, हिस्टिडीन, सिस्टीन एवं ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल होते हैं। तो जीवाणु कशाभिका केराटिन या मायोसिन जैसे ही एक अन्य प्रोटीन फ्लैजिलिन द्वारा बनी होती है। प्रत्येक जीवाणु कशाभिका में केवल एक पतला तंतुक फाइब्रिल पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक चल कोशिकाओं में 11 तंतुक फाइब्रिल्स 9+2 के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जीवाणु कोशिका कुंडलित हेलिकल एवं रस्सी के समान गुथी हुई संरचना होती है। तो जीवाणु कशाभिका अनेक बातों में यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लैजिला। कशाभिका के कार्य क्या क्या होते हैं? तो इनका मुख्य कार्य जीवाणु कोशिका को गतिशील बनाकर इनके स्थान परिवर्तन का होता है। इनके स्थान परिवर्तन का होता है। इससे पोषण पदार्थों को अधिक मात्रा में ग्रहण किया जा सकता है। अब बात करते हैं पाइलाई और फिब्रे मतलब रोम या पाइलाई या झालर की। तो अनेक ग्राम नेगेटिव जीवाणु एवं इंटेस्टाइन आंत्र में पाए जाने वाले जीवाणुओं एंट्रिक बैक्टीरिया में कुछ सूक्ष्म उपांग पाए जाते हैं जो कशाभिकाओं की तुलना में छोटे होते हैं एवं इनका गतिशीलता से कोई संबंध नहीं होता। इनको रोम या पाइलाई कहते हैं। ये कशाभिका की भांति खोखले होते हैं परंतु कुंडलित या सर्पिल नहीं होते। इनकी लंबाई मतलब पाइलाई की लंबाई 0.2 से 20 माइक्रोन एवं व्यास 30 से 100 एंगस्ट्रॉन डिग्री होता है। एक जीवाणु कोशिका पर इनकी संख्या एक या एक से अधिक होती है तथा इनका व्यास भी अलग अलग होता है। तो एक जीवाणु कोशिका में वैसे 100 से 150 रोम पाए जाते हैं। तो मतलब एक बैक्टीरियल सेल में 100 से 150 रोम पाए जाते हैं। ये पेरिट्राइकस रूप से उत्पन्न होते हैं। रोम की उपस्थिति वृद्धि से प्रभावित होती है और तरल संवर्धन माध्यम में रोम युक्त जीवाणु कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जबकि ठोस माध्यम सॉलिड मीडियम में रोम लुप्त हो जाते हैं। इसे एरोमिल अवस्था कहा जाता है और रोम की संरचना सरल होती है। ये कोशिका भित्ति को भेद कर बाहर आ जाते हैं। रोम का निर्माण पाइलिन नामक प्रोटीन के अणुओं से होता है और जीवाणुओं में 2 प्रकार के रोम पाए जाते हैं जो कि निम्न है। पहला है सोमेटिक पाइलाई, सेकेंड है सेक्स पाइलाई और कंजुगेट पाइलाई। तो कायिक रोम सोमेटिक पाइलाई। तो प्रत्येक जीवाणु कोशिका में इनकी संख्या लगभग 100 होती है। इनका प्रमुख कार्य सोमेटिक पाइलाई का प्रमुख कार्य जीवाणु कोशिका को आधारीय सतह सबस्ट्रेटम से चिपकने में सहायता देना है। और सेकंड है सेक्स पाइलाई, लैंगिक रोम या कंजुगेट पाइलाई। तो इनको एफ पाइलाई भी कहा जाता है जो लैंगिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ये अपेक्षाकृत लंबी होती है
20 माइक्रोन लेंथ होती है इनकी, एवं अधिक व्यास वाली होती है। मतलब सेक्स पाइलाई का जो व्यास है, डायमीटर है, वो 65 से 135 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है। और नर या दाता जीवाणुओं में इनकी संख्या 1 से 10 तक होती है। कुछ जीवाणुओं में ये नर दाता प्लस कारक एवं मादा ग्राही माइनस कारक दोनों में पाई जाती है। तो संयुग्मन के समय नर या दाता डोनर जीवाणु का रोम मादा या ग्राही रेसिपिएंट मादा या ग्राही को पहचान कर उसकी सतह पर उपस्थित ग्राही प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन से चिपककर एक कंजुगेशन ट्यूब बनाता है। इस कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा दाता जीवाणु का डीएनए ग्राही जीवाणु में जाता है। तो रोगकारी जीवाणुओं में भी रोग परपोषी कोशिका पर चिपकने में सहायक होते हैं। इनके चिपकने के गुण के आधार पर 4 प्रकार के रोग पाए जाते हैं। टाइप 1 मतलब टाइप प्रथम, टाइप 2 टाइप द्वितीय। सबसे पहला है टाइप प्रथम तो इनका व्यास 90 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है। इनका डायमीटर 90 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है तथा ई कोलाई सिनेटिया एवं साल्मोनेला में टाइप प्रथम रोग पाए जाते हैं। इसी प्रकार है टाइप द्वितीय, टाइप सेकंड, तो इनमें चिपकने की क्षमता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है साल्मोनेला की कुछ प्रजातियां। फिर है टाइप तृतीय, टाइप 3, तो इनके चिपकने की क्षमता मैनोस शर्करा द्वारा प्रभावित होती है एवं इनका व्यास लगभग 50 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लैबसिएला एवं साल्मोनेला की कुछ प्रजातियां। ठीक है। टाइप 4 है, टाइप चतुर्थ है, तो ये रोग प्रोटियस नामक जीवाणु में मिलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पाइलाई, रोग के कार्य। तो रोग मतलब पाइलाई रोगकारी जीवाणुओं को परपोषी सतह पर चिपकाने में सहायक होते हैं। दूसरा है फंक्शन रोम में प्रतिजन एंटीजेनिक विशिष्टता पाई जाती है और कंजुगेशन ट्यूब के निर्माण द्वारा गुणसूत्र स्थानांतरण में रोम पाइलाई सहायक होते हैं और पाइलाई जीवाणु भोजी ग्राही संरचना बैक्टीरियोफेज रिसेप्टर के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट we'll talk about the cell wall in bacteria, कोशिका भित्ति। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति एक दृढ़ रिजिड संरचना होती है एवं यह कोशिका को एक निश्चित आकृति शेप प्रदान करती है। इसमें अत्यधिक दबाव को भी सहन करने की क्षमता होती है। तो कोशिका भित्ति सेल वॉल जीवाणुओं में कोशिका विभाजन तथा वृद्धि के लिए जरूरी होती है। विभिन्न जीवाणु प्रजातियों में कोशिका के शुष्क भाग का 10 से 40% भाग कोशिका भित्ति का होता है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण अनेक परतों से मिलकर होता है। इन परतों की मोटाई अलग अलग होती है। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिका भित्ति की मोटाई 20 से 25 नैनोमीटर होती है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु भित्ति की मोटाई 10 से 15 नैनोमीटर होती है। इस कोशिका भित्ति की मुख्य संरचना म्यूरिन अथवा पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा बनी होती है। तो इस कोशिका भित्ति की मुख्य संरचना
म्यूरिन अथवा पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा बनी होती है। यह पदार्थ अत्यधिक दृढ़, छिद्रिल एवं अघुलनशील बहुलक पॉलीमर होते हैं तथा केवल प्रोकैरियोट कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इनके मुख्य घटकों में तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAG, और दूसरा है NAM, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, NAM, एवं इसके अतिरिक्त 4 अमीनो अम्ल भी होते हैं, डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड्स भी होते हैं। मतलब इनके मुख्य घटकों में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, NAG, NAM। NAG से मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और NAM से मतलब है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड व डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड। इस प्रकार जीवाणु कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकॉन श्रृंखला का चतुष्क पेप्टाइड दूसरी पेप्टाइडोग्लाइकॉन श्रृंखला से क्रॉस लिंक्ड होता है, जिससे एक मजबूत ढांचागत संरचना फ्रेमवर्क कोशिका के चारों ओर तैयार हो जाती है और कुछ प्रतिजैविक पदार्थों जैसे पेनिसिलिन की उपस्थिति से ढांचागत संरचना का निर्माण नहीं हो पाता। अतः सामान्य कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है। तो अपन देखते हैं कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति से जीवाणु कोशिका को एक निश्चित आकार मिलता है। साथ ही यह विभिन्न पदार्थों जैसे बाइल सॉल्ट्स, जैसे रंजक, पित्त, लवण, बाइल सॉल्ट्स, कुछ प्रतिजैविक एवं भारी धातुओं, हैवी मेटल्स तथा विघटनकारी एंजाइम, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को भीतर आने से रोकती है, जबकि पोषक पदार्थों को जीवाणु कोशिका के भीतर आने देती है। इसी प्रकार डेनमार्क के प्रसिद्ध चिकित्सक क्रिश्चियन ग्राम ने अपनी प्रसिद्ध एवं सर्वग्राह्य अभिरंजन विधि स्टेनिंग मेथड द्वारा जीवाणुओं को 2 समूह में विभेदित किया। ठीक है, तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सो वी फाइंड a bacterial cell can be divided into 5 parts: the surface appendages, flagella and pili, surface adherents, glycocalyx, cell wall, cell membrane, cytoplasm and organelles. So what are the surface appendages? We will study about the flagella. The flagella are thin, hair-like helical shaped structures which emerge out of the cell. Each flagellum is whip-like, uniformly thick structure, and bacteria are classified into 2 groups on the basis of the presence or absence of flagella, Atrichus and Trichus. So what are Atrichus bacteria? Atrichus bacteria lack flagella, and so these are non-motile. Examples are Lactobacillus and Pasteurella. Next is the Trichus. So the bacteria possess flagella and are motile. So the arrangement of flagella on the cell surface is a characteristic feature of bacteria. Flagella present on the ends of the cell are called polar flagella, and the flagella distributed all over the cell surface is known as non-polar flagella. So different bacterial species have the following type of flagella arrangement: monotrichous,